आईपीआर का नेक्स्ट वर्जन ये है। आईपीआर हम लोगों ने देखा था कॉपीराइट, अब हम लोग ये अर्फन वर्क्स के बारे में जानते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसको कवर कर लिया था, आईपीआर के कुछ पार्ट्स को, इंट्रोडक्शन वगैरह। तो अगर उसको आपने नहीं देखा होगा तो ये वीडियो बहुत कम आपको समझ में आएगा। तो ये अर्फन वर्क्स के बारे में जानते हैं। दिस टर्म डिनोट्स वर्क दैट आर स्टिल प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। तो ये जो टर्म है ये यूज़ किया जाता है जो कॉपीराइट से अभी भी प्रोटेक्ट किया जाता है, बट हुज कॉपीराइट होल्डर कैन नॉट बी लोकेटेड। लेकिन दरअसल अर्फन किसे बोलते हैं, जिसका कोई भी माता पिता अक्सर जिनके नहीं होते हैं और जिनका गार्जियन भी कोई नहीं होता, तो उनको अर्फन बोला जाता है। तो फिर ऐसे ही अर्फन होता है ये, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कोई भी वर्क है जिसका कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड तो है बट उसका जो होल्डर है, कॉपीराइट होल्डर, उसको लोकेट नहीं किया जाता। तो इन सच केसेस इट इज़ एसेंशियल फॉर LISP टू टेक एवरी स्टेप टू ट्रेस द राइटफुल ओनर। तो फिर LISP को ऐसा करना चाहिए कि राइटफुल ओनर को ढूंढना चाहिए। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटाइजेशन। तो ऐसे समय में, डिजिटाइजेशन के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और there are many also precious documents, map etc. belongs to this category, and which is LISP will not only have to preserve for posterity and for research but also make them available to users who need them। दरअसल क्या होता है ना कि अगर इसका कॉपीराइट मान लो जो उसका ऑनर पता नहीं चल पा रहा और कोई भी यूज़ कर रहा है, तो दरअसल वो दोबारा कॉपीराइट क्लेम कर सकता है कि मान लो वो फ्री में अवेलेबल था, फिर बाद में उसने कॉपीराइट कर दिया। ये खतरा होता है, फिर यूजर्स को फ्री में नहीं मिल पाएगा। तो इसका सबसे ज़्यादा डर होता है। तो इसीलिए अर्फन वर्क्स को भी उसका ऑनर ढूंढना ज़रूरी है, या तो किसी को एक राइटफुल ऑनर दे देना ज़रूरी है। परमिशन टू यूज़ द वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अगर ऐसा कोई कम्पिटेंट अथॉरिटी मिलता है तो उसको दे देना चाहिए। LISP विल हैव टू चेक द गाइडलाइंस फॉर दिस, and for instance the European Union has given the directive on the permitted users of the orphan works। तो कुछ यूजर्स को इन्होंने, यूरोपियन यूनियन की बात की जा रही है, उन्होंने ऐसा किया है। द डायरेक्टिव हैज़ अ सेट ऑफ कॉमन रूल्स फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ सच वर्क्स। तो ऐसे वर्क्स को वो लोग डिजिटाइज कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट दिया हुआ है, इसको आप टाइप करके देख सकते हो और चीज़ों के बारे में। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट एरो। व्हाट इज़ एरो? एरो। तो इसको दरअसल इन सब टर्म्स को मैं 2-3 बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आपके दिमाग में छप जाइए। अब देखो आर मतलब यहाँ पे 2 बार आर है, तो एक आर का मतलब तो राइट होगा ही, ठीक है। तो हम लोगों को इसको याद करना। एक्सेसिबल रजिस्ट्रीज ऑफ राइट इंफॉर्मेशन एंड अर्फन वर्क्स टूवर्ड्स यूरोपियाना। तो ये कई बार पूछ लेते हैं ये लोग, भले ही यूरोपियाना है, ये भी पूछ लेते हैं लोग, इसका कुछ लेना देना नहीं है, कहीं पे कुछ भी पूछ लेते हैं। विच इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ कंसोर्शियम ऑफ यूरोपियन नेशनल लाइब्रेरीज। तो ये यूरोपियन नेशनल लाइब्रेरीज का एक कंसोर्शियम है। पब्लिशर्स, कलेक्टिव मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो रिप्रेजेंटिंग राइटर्स। तो ये लोग भी कई बार राइटर का राइट्स ले लेते हैं, ठीक है, कि हम इसको प्रिजर्व करेंगे। एरो फैसिलिटीज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑथर्स आर ऑनर्स ऑफ द वर्क। या सिर्फ वर्क में क्या क्या आ सकता है, या तो किसी ने बुक वगैरह लिखा, कोई इमेज हो, कोई पेंटिंग हो, वेदर इट इज़ एन अर्फन वर्क और वेदर इट इज़ इन कॉपीराइट और नॉट। तो एरो वाले काम करते हैं। द 2012 अमेंडमेंट टू द कॉपीराइट एक्ट 1957 इंडिया कवर अर्फन वर्क्स। तो देखो 2012 में अपने देश में भी ये अर्फन एक्ट वर्क्स को लेकर आया गया। और ये जो अपना कॉपीराइट एक्ट था 1957 का, देखो 1857 में जो अपना स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम, तो उसके 100 साल बाद ये एक्ट आ गया था। तो इस तरह से आप याद रखना इस चीज़ को। सरकमवेंशन। तो सरकमवेंशन मतलब क्या होता है, देखते हैं। द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ डिजिटल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैज़ मेड इट इजी फॉर डाउनलोडिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, डिसेमिनेटिंग, रिप्रोडक्शन ऑफ द वर्क इन द डिजिटल फॉर्मेट। देखो ये जो इतनी चीज़ें हैं ना, डाउनलोडिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, डिसेमिनेशन और रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन साइकिल या डेटा साइकिल।
तो ये इन्फॉर्मेशन साइकिल के अंदर ये सारी चीज़ें आती, ठीक है। तो डिजिटल चीज़ों को, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके ये सारी चीज़ें की जा सकें, ठीक है। डिजिटल टेक्स्ट कॉन्फ्रेंस मटेरियल, ई बुक्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग आर द एक्वायर्ड बाई LISP के द्वारा ये सब चीज़ें एक्वायर्ड की जाती। टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड कॉपी, तो हमें किस चीज़ से रोकना है? अनऑथराइज्ड कॉपी। अनऑथराइज्ड कॉपी किसको बोलेंगे? मान लीजिए कि कुछ ऐसे PDFs अवेलेबल हैं जिसको आपको लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, बट किसी ने फ्री में उसको डाउनलोड कर लिया, अब उसने फ्री में डाउनलोड करके हर जगह प्रसारित कर दिया, तो उस चीज़ को रोकना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन मेजर्स एंड डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, DRM इसको बोलते हैं, डिजिटल राइट मैनेजमेंट। मेजर्स कैन बी टेकन बाय द कॉपीराइट होल्डर ऑफ द वर्क, तो ये जो कॉपीराइट का होल्डर है उसके द्वारा ये मेजर्स लिए जा सकते हैं, ठीक है, DRM वगैरह। दीज कुड बी इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। इनक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि जैसे व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज भेजते हैं किसी को, तो सिर्फ आपके पास और जिस व्यक्ति के पास जा रहा है उसके पास ही मैसेज होता है, 2 लोगों के पास ही, और तीसरे के पास नहीं होता। हालांकि व्हाट्सएप बेवकूफ़ बनाता है, इसके पास भी होता है मैसेजेस रिट्राइव किए जा सकते हैं, लेकिन ये बोलता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन है, ठीक है। दीज कुड बी इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजीज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और द रीजनल कंट्रोल मेजर्स व्हिच स्पेसिफाई द रीजन वेयर द DVD कैन बी प्लेड। तो ये इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज को लाना चाहते हैं। एट टाइम्स सर्कमवेंशन ऑफ सच प्रोटेक्शंस मे बी for legitimate reasons such as when a library wants to make archival or backup copies of digital material। तो circumvention इस टाइम में यूज होता है जब लाइब्रेरी जैसी संस्थाएं होती हैं जो कुछ आर्काइव को बचा के रखती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होते हैं ना कि जो कुछ कॉपीज़ को बैकअप वगैरह के लिए बचा के रखना चाहते हैं, तो उन लोगों को परमिशन मिलना चाहिए, ठीक है। However, circumvention of technology is an offense and is illegal as specifically indicated in the Digital Millennium Copyright Act। ये इलीगल है, ठीक है, कि उसको बचा के रखना, क्योंकि किसी और का कॉपीराइट है, आप संभाल के रखेंगे तो उसको मिसयूज़ भी हो सकता है। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, देखो DCMA, अगर फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म जितना है उतना ही आपको देखना है, कई बार जब आप रिवाइज करोगे तो पता चल जाएगा। CC क्या होता है? क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इनेबल्स द शेयरिंग एंड यूज ऑफ कॉपीराइट एंड नॉलेज थ्रू फ्री लीगल टूल्स। तो कुछ ऐसे फ्री लीगल टूल्स हैं जिसके द्वारा हम लोग कॉपीराइट मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट दिया है www.creativecommons.org। इट प्रोवाइड द क्रिएटर ऑफ द वर्क बेस्ड टू ऑथराइज्ड स्पेसिफिक यूजर्स, सबको नहीं देता ये, ऑथराइज्ड स्पेसिफिक यूजर्स फॉर देयर वर्क व्हाइल रिटेनिंग कंट्रोल ओवर द अदर यूजर्स। तो ये उसको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो भी वर्क रहते हैं वो अगर यूजर्स के काम नहीं है तो बेकार ही है। अगर कोई पेंटर है, उसकी पेंटिंग कोई देखे ही ना, कोई ख़रीदे नहीं, तो उसकी पेंटिंग तो बेकार हो जाएगी ना। तो ये भी हमें करना। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस डू नॉट रिप्लेस कॉपीराइट। तो ये जो क्रिएटिव कॉमन्स को लाइसेंस मिलता है, ये इसका ये मतलब नहीं कि कॉपीराइट ही प्लेस कर देता है। कॉपीराइट तो ऑनर के पास ही होता है, होल्डर उसी के पास होता है। व्हेन द लाइसेंसर ऑलरेडी हैज़ ए कॉपीराइट फॉर द वर्क, तो लाइसेंसर के पास पहले से ही कॉपीराइट होता है, ठीक है। CC वर्क अलॉन्ग विद द कॉपीराइट, देखो CC मतलब होता है क्रिएटिव कॉमन्स, अलॉन्ग विद द कॉपीराइट बट इनेबल्स द क्रिएटर ऑफ द वर्क टू क्रिएट देयर ओन लाइसेंस, गिविंग अदर्स द राइट टू शेयर, राइट टू यूज़, क्रिएट, डेविएट, इतना। तो CC में क्या होता है, जो कंपनी होती है या अन्य लोग हैं उनके पास तो लाइसेंस आ जाता है, लेकिन ऑथर्स के पास अभी भी अधिकार होता है कि वो जिसको मन कहे अपनी चीज़ें बेचे, कॉपी करवाए, कुछ भी करे। फर्दर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द पीपल हु यूज़ द वर्क डू नॉट वरी तो अबाउट कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट प्रोवाइडेड दे अधेयर टू कंडीशन एग्रीड टू। तो कैसे भी लोग
इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीसी का मटेरियल है, क्रिएटिव कॉमन्स जो है वो अगर आप यूज़ करते हो तो कोई घबराने की बात नहीं। ये इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए ये वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। जो सीसी है ना, क्रिएटिव कॉमन्स, ये कुछ लाइसेंस देता है, जैसे एट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, वर्क कैन बी यूज्ड बाय अदर्स बट ओनली इफ़ क्रेडिट इज़ गिवन। अगर आपने कोई एट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मान लो आपने किसी का इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हो और किसी का कोट आपने लिख दिया, ठीक है, कि इस व्यक्ति ने ये कोट लिखा था, और आपने उसका नाम भी लिख दिया उस व्यक्ति का, और नीचे उसका रेफरेंस लिख दिया कि कहाँ से आपने लिया, तो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूशन, कि आप यूज़ कर रहे हो लेकिन क्रेडिट भी दे रहे हो। क्रेडिट ज़रूरी है देना। और दूसरी चीज़, यूज़ ओनली फॉर नॉन कमर्शियल यूजेस। कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं, पता चला आप यूज़ करके किताबें बेच रहे हो, पैसे मंगवा रहे हो। एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। नो डेरिवेटिव वर्क्स कैन बी मेड। डेरिवेटिव वर्क्स का आप यूज़ नहीं कर सकते। डेरिवेटिव वर्क्स में बी परमिटेड बट विथ स्पेसिफिक प्रोविज़न। तो ये 4 चीज़ें हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हो। CC 0 प्रोटोकॉल इज़ यूनिवर्सल वेवर ऑफ कॉपीराइट। तो CC 0 की वजह से मतलब आप कॉपीराइटेड चीज़ों का भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, बट ये 4 चीज़ें याद रखना। एंड इनेबल्स द ऑथर्स टू प्लेस देयर वर्क इन द पब्लिक डोमेन। तो इन वजह से वो जो ऑथर्स होते हैं उनको हौसला मिलता है कि वो लोग अपने काम को पब्लिक डोमेन में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत होता है किसी चीज़ वर्क को लाने। दिस इज़ ऑफ इमेंस यूज़ ऑफ LISP इन देयर डिजिटाइजेशन एक्टिविटी एंड आल्सो इन प्रोवाइडिंग एक्सेस सच मटेरियल। इंडिया इज़ आल्सो हैज़ क्रिएटिव कॉमन्स ग्रुप। तो इंडिया के पास भी अपना है। तो ये रहा। अब इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज़ कौन कौन से हैं, जैसे बॉर्न वाला मैं बताया था ना, चलो बहुत खूबसूरत हुआ कि नीचे दिया हुआ है, ये हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कॉपीराइट इज़, यहाँ से हम लोग अलग वीडियो में शुरू करते हैं।